एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स को अगर मैं जनरल टर्म में बोलूं तो ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं? ये यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। तो आज का हमारा टॉपिक डायूरेटिक्स स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये वो ड्रग्स है जो कि यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाएगी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो मेन रोल है यूरिन एक्सक्रीशन का वो प्ले करती है किडनी। उसमें मेन हेल्प कौन करती है? किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। आपको पता है बॉडी के अंदर 2 किडनी होती है, उसमें से हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ द किडनी की, तो इसके 3 मेजर फंक्शन सामने आते हैं। फर्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन, यानी कि ये एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है। दूसरा मैंने जो आपको पहले बोला था एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि ये यूरिन एक्सक्रीशन का काम करता है। इसके थ्रू ये यूरिया है ना, यूरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का एक्सक्रीशन करता है थ्रू दी यूरिन। थर्ड फंक्शन आता है हार्मोनल। हार्मोनल फंक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एक्टिवेशन करता है विटामिन डी का। तो अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी कौन सा ऑर्गन करता है, तो उसमें आएगा विटामिन डी का एक्टिवेशन कौन करता है? किडनी। ठीक है। दूसरा, ये प्रोडक्शन करता है रेनिन का। ठीक है। और रेनिन जब भी बॉडी में ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है जब बीपी लो होने वाला होता है, तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है। थर्ड इसने बताया कि साहब ये इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन भी करता है। और इरिथ्रोपोइटिन एक अच्छा हार्मोन है जो कि आरबीसी प्रोडक्शन का काम करता है। समझ में आया? तो अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाए कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से सिंथेसिस होता है, तो बोलना साहब ये होता है किडनी से। समझ में आया? अब आते हैं अपने मेन टॉपिक डायूरेटिक के ऊपर। ठीक है। मेनली क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, क्लोराइड हुआ। ठीक है। मेनली जो सोडियम है वो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन का काम करता है। ठीक है। और यूरिन के थ्रू अपन क्या निकालना चाह रहे हैं? वाटर ही निकालना चाह रहे हैं। एक फॉर्म ऑफ वाटर निकलता है यूरिन के थ्रू बाहर, है ना। तो सोडियम जो है वो वाटर का रिटेंशन करता है। इसलिए अगर हम सोडियम और वाटर दोनों का एक्सक्रीशन कर दें तो उसकी वजह से क्या होगा? यूरिन आउटपुट जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो मेन डायूरेटिक का रोल क्या होगा कि भाई एसिड ड्रग्स जो कि लॉस करे सोडियम और वाटर का थ्रू दी यूरिन, और मेनली क्या करते हैं? यूरिन का आउटपुट बढ़ा देगी, वो एजेंट होंगे डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक का सिंपल सा फंडा क्या है काम करने का? मेनली बॉडी के अंदर क्या होता है कि फिल्ट्रेट होकर चीज बाहर निकलती है। फिल्ट्रेट होकर चीज बाहर निकलती है, उसके बाद भी वापस चेकिंग होती है कि साहब कोई ऐसी चीज तो बाहर नहीं निकल रही जो कि अपनी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। तो वो रीएब्जॉर्ब करके वापस बॉडी के अंदर ले ली जाती है। ठीक है। अब जब रीएब्जॉर्ब हो जाएगी तो जो यूरिन का कंटेंट था उसमें से रीएब्जॉर्ब हो रही है ना। तो डायूरेटिक उस रीएब्जॉर्प्शन को, जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसको कम कर देता है, और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट क्या होता है? बढ़ जाता है। यहां तक बात समझ में आई? अब आते हैं ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन पे। तो इसमें 3 तरह की क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलेगी, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट आती है हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक, सेकेंड आती है मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक, एंड थर्ड आती है वीक एफिशिएंसी डायूरेटिक। तो आज हम हमारे टॉपिक में हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक की बात करेंगे, और अगले जो हमारे टॉपिक होंगे, अगले जो हमारे पार्ट होंगे वीडियो के, उसमें हम पढ़ेंगे मीडियम एंड दी वीक एफिशिएंसी डायूरेटिक। अब अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा हो तो यहां पे आती है एफरेंट आर्टरी जो कि फिल्ट्रेट लाती है, और ये होती है इफरेंट आर्टरी जो कि ले जाती है। ठीक है। ये लाने वाली जो आर्टरी होती है
ये थोड़ी डायलेट होती है और जो ले जाने वाली होती है ये थोड़ी नैरो होती है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। ये जो बोमेन कैप्सूल आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, फिल्ट्रेट होके नीचे निकलते हुए यहाँ से ट्रेवल करता हुआ पूरा यूरिन एक्सक्रीशन बाहर निकल जाता है। इसमें इसकी 4 साइड्स आपको देखने को मिलेगी, साइड 1, ठीक है, साइड 2 ये रही, साइड 3, साइड 4। यहाँ पर तरह तरह का अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो साइड फर्स्ट है जो कि है पीसीटी, ठीक है, साइड फर्स्ट है जो कि है पीसीटी, उस पे मेन कौन काम करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। सेकंड जो साइट है, ठीक है, जो कि है लूप ऑफ हेनले, इस पे वर्क करता है लूप डायूरेटिक, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने? लूप डायूरेटिक। ठीक है। थर्ड जो है साइट, उस पे हमारा वर्क करता है, थर्ड जो साइट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट कंसिस्ट करता है लूप ऑफ हेनले का और थोड़ा सा पार्ट कंसिस्ट करता है ये डीसीटी का। ठीक है, और इस पे कौन सी जो ड्रग है वो वर्क करेगी? इस पे वर्क करेगी थाइजाइड। ठीक है, और जो फोर्थ आती है, ठीक है, जो कि है डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, इस पे वर्क करती है कौन? पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। तो इन सारी ड्रग्स की हम आगे बात करेंगे, पहले हम इनकी साइट्स पढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट साइट है वो है पीसीटी। पीसीटी बोलूं तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास वाला, मतलब कि जो सबसे पास और जो सबसे फर्स्ट वाली थी वो थी साइट 1 और पीसीटी। समझ में आया यहां तक? इसमें क्या होता है? ये सोडियम और H+ का एंटीपोड रहता है इसके अंदर, यानी कि दोनों एक्सचेंज के अंदर बाहर निकलती हैं। ठीक है, और साइड 1 का ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट करता है एसिटाजोलामाइड। कौन इनहिबिट करता है? एसिटाजोलामाइड। ठीक है, तो अगर सोडियम और जो अपना ये एसिड है इसको अगर आपको रोकना है, तो वो कौन इनहिबिट कर सकता है? एसिटाजोलामाइड इनहिबिट कर सकता है। अभी आप माइंड में बस छोटी सी इमेज लेके चलो, आगे धीरे धीरे मैं एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि ये वर्कआउट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, दिमाग पे बर्डन मत लेना कि समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, थोड़ा नया है तुम्हारे लिए तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रह सकता है, लेकिन समझ में पूरा आएगा, इतना श्योर हो जाओ। साइड सेकंड जो है वो आती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। साइड सेकंड जो है वो किस पे एक्ट कर रही है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी कि जो स्टार्टिंग हो रही है लूप ऑफ हेनले की, वहां पर इसमें ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयंस का। ठीक है, और मेनली जो मैंने आपको पहले बोला था, पिछला वाला जो था उस पर एंटीपोड, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, और जो ये है साइड सेकंड जिसपे सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयन के ऊपर वर्क कर रहा था, ये होगा को ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये सबके सब एक साथ बाहर निकलते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड्स। अब जो लूप ऑफ हेनले है उस पे वर्क करती है हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक, यानी कि फ्यूरोसेमाइड और टोरेसेमाइड, ये दोनों एग्जाम्पल है हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स के। तो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक क्या करती है? इनहिबिट कर देती है इनका रीएब्जॉर्प्शन। समझ में आया? अब साइड थर्ड आती है जो कि है CDLOH। CDLOH बोलूं तो कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि लूप ऑफ हेनले और DCT के कुछ पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है सोडियम और क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड का, इसमें भी ये सिंपोर्ट हो रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों सोडियम और क्लोराइड दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे साइड थर्ड से। समझ में आया? इसके ऊपर जो मेडिसिन वर्क करती है वो आती है थाइजाइड और थाइजाइड लाइक। ये क्या करेगी? जब मैंने बोला कि साहब इसका सिंपोर्ट हो रहा है, तो ये जो मेडिसिन है ये इसको इनहिबिट करेगी, इसके थ्रू यूरिन एक्सक्रीशन ये क्या करेगी? बढ़ाएगी। साइड 4 आती है डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये सबसे लास्ट वाली साइट है, साइड 4 सबसे लास्ट वाली है। ठीक है, तो D फॉर डिस्टल एंड D फॉर दूर,
ठीक है, तो डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट साइट 4 हो गई, है ना। इसके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम का एंटीपोर्ट रहेगा, यानी कि ये सोडियम को अपने पास रख लेगा, ठीक है, और पोटेशियम को बाहर निकाल देगा, या फिर सोडियम को बाहर निकाल देगा तो पोटेशियम को अंदर रख लेगा, ठीक है। एंटीपोर्ट यानी कि एक्सचेंज का वर्क इसके अंदर चलेगा। एग्जाम्पल बताऊं तो पोटेशियम स्पारिंग, ठीक है, पोटेशियम स्पारिंग, इसकी मेडिसिन आती है स्पाइरोनोलैक्टोन। ये इनहिबिट करती है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज को। ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा था इसको इनहिबिट कर देगी। बात समझ में आई? अब मैं आपको सारी साइट्स बता चुका हूँ, ठीक है, सारी साइट्स बता चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बताया है कि एक जगह से जो साइट फर्स्ट थी उससे H+ और सोडियम का हो रहा था, साइड 2 जो थी वहां से सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन का हो रहा था, साइड 3 जो थी वहां से सोडियम और क्लोराइड का सिम्पोर्ट हो रहा था, और जो साइड 4 थी वहां पे सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन में सिंपली समझो, ठीक है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही थी, यहाँ से फिल्टर होता हुआ अलग अलग साइड से होता हुआ गुजरेगा और फाइनली यहाँ से वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। इसमें वो 4 साइड से अलग अलग एब्जॉर्प्शन उसका होगा, ठीक है। जो फर्स्ट साइड थी अपनी वो मैंने बोला था साहब कौन सी थी, पीसीटी, ठीक है। पीसीटी के ऊपर मैंने आपको बोला था कि साहब H+ और Na का एंटीपोर्ट होगा, ठीक है। तो H+ तो यहाँ पे आ गया, है ना। अब भाई H+ यहाँ पे आ गया, NaCO3, है ना, ये बाहर जा रहा है। अगर कोई चीज इसको इनहिबिट कर दे, कोई चीज इसको इनहिबिट कर दे तो ये बाहर नहीं जा पाएगा, समझ में आया। तो यूरिन के थ्रू क्या करेगा, बाहर ही निकलेगा। समझ में आई यहां तक बात? अगर ये जो पीसीटी है ये भी पीसीटी है, यहां से सोडियम बाहर निकल रहा है, मैंने आपको बोला था H+ बाहर निकलेगा, तो H+ तो इधर से बाहर निकल गया। अब बात कर रहा हूं मैं सोडियम की, ठीक है। सोडियम बाहर निकल रहा है, अगर कोई ड्रग इस सोडियम को बाहर ना निकलने दे, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बात आ रही है यहां तक समझ में? आगे सुनो। अब आती है लूप ऑफ हेनले। ये जो है ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, यह है लूप ऑफ हेनले। इसके ऊपर जो मेडिसिन वर्क करेगी वो होगी लूप डायूरेटिक। कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी, लूप डायूरेटिक, यानी कि फॉरेसेमाइड एंड टोरेसामाइड। साइड सेकंड का याद रखना हमेशा, सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन का इसके अंदर को ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि सबके सब बाहर निकलते हैं। यहाँ पे इसका एक चैनल बना हुआ है, देखो ये आपको दिख रहा होगा 2 एरो के बीच में येलो सा, ये एक चैनल बना हुआ है जिसकी वजह से सबके सब एक साथ बाहर निकल पा रहे हैं, को ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनका, है ना। अब जो लूप डायूरेटिक होगी वो इसको बंद कर देगी, तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? अब बात करता हूँ साइड थर्ड जो कि है CDLOH, जो कि कुछ पार्ट तो किसका मिलाकर बनी है, लूप ऑफ हेनले का, और कुछ पार्ट है इसमें DCT का, ठीक है। इसके अंदर 2 आयंस की एक्सचेंज होती है, मेनली सोडियम एंड क्लोराइड की। किसकी होती है, सोडियम एंड क्लोराइड की। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर कोई ड्रग इनको इनहिबिट कर दे, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या होंगे, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? अब इसमें जो ड्रग्स एक्ट करेगी वो होगी थाइजाइड एंड थाइजाइड लाइक, ठीक है। अब चलते हैं साइट 4 के ऊपर। तो साइट 4 के ऊपर मैंने आपको बोला था कि इसमें सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, मतलब कि तब पोटेशियम आएगा अंदर और सोडियम जाएगा बाहर। यहाँ तक बात समझ में है? इसके ऊपर जो अगर कोई भी ड्रग इसको इनहिबिट करती है, इस सिस्टम को इनहिबिट करती है, मतलब कि सोडियम को अंदर रख लेगी और पोटेशियम को बाहर रख लेगी, अंदर नहीं आने देगी, तो वो ड्रग होगी साइड 4 पे एक्ट करने वाली, यानी कि पोटेशियम स्पायरिंग, यानी कि स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। और फिर बचा कुचा जो भी है वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा थ्रू दी यूरिन, और यूरिन आउटपुट क्या होगी इसमें, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। पहले आया था NaCO3 का नहीं होने दिया, फिर सोडियम का नहीं होने दिया, ठीक है। और सोडियम तो क्या है, वाटर रिटेंशन का काम कर रहा है, तो वो जब सोडियम में खुद ही यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा तो ये वाटर रिटेंशन नहीं करेगा और भारी मात्रा में जो यूरिन है वो बाहर निकलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आगे सुनो। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आपके सामने आती है, जैसे कि नाइट्री यूरेटिक। नाइट्री यूरेटिक मतलब कि जब सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए,
जब सोडियम यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए तो वो होगा नेट्री यूरेटिक। सेकेंड टर्मिनोलॉजी आती है कैलीयूरेटिक, यानी कि जब पोटेशियम यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। फिर आती है कैल्सीयूरेटिक, यानी कि जब कैल्शियम यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। फिर आती है सैल्यूरेटिक, ठीक है। तो जो सॉल्ट होता है उसका कंटेंट आपने सुना होगा NaCl, ठीक है। तो जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड दोनों बाहर निकल जाए तो होगी सैल्यूरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग, ठीक है, पोटेशियम स्पेरिंग, यानी कि ये पोटेशियम को बचाने की कोशिश करेगी यूरिन। फिर आती है कैल्सी सेविंग। कैल्सी सेविंग बोलो तो कैल्शियम को सेव करेगी, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलने देगी। यहाँ तक टर्मिनोलॉजी समझ में आई। अब इन टर्मिनोलॉजी का आगे यूज आएगा, इसी वजह से मैंने आपको ये टर्मिनोलॉजी बताई है, तो अच्छे से ध्यान में रखना। अब आती है अपनी डायूरेटिक की फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग, हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक। तो हाई एफिशिएंसी जो डायूरेटिक थी उसका मैंने आपको बताया था कि ये साइड सेकंड पे वर्क करेगी, यानी कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, ठीक है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क कर रही है, इसी वजह से इसको मैंने नाम दिया लूप डायूरेटिक। क्या नाम दिया? लूप डायूरेटिक। और इसे हाई सीलिंग डायूरेटिक भी कहा जाता है। इसको हाई सीलिंग डायूरेटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंक्रीज कर देती है यूरिन आउटपुट को 10 लीटर पर डे तक, ठीक है। ये इंक्रीज कर देती है यूरिन आउटपुट को 10 लीटर पर डे तक, यानी कि ये यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, इसीलिए इसको कहा गया है हाई सीलिंग डायूरेटिक। यहाँ तक बात समझ में आया? अब मैंने आपको बोला था कि जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक है, वो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक जो है, हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक साइड सेकंड पे वर्क करेगी। हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक साइड सेकंड पे वर्क करेगी, और इसमें जो आयंस यूज आ रहे थे वो आ रहे थे सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। तो जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक है उसमें मैंने एग्जांपल बताया था फुरासेमाइड, टोरासेमाइड, है ना। तो ये इनहिबिट कर देगी सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड आयन को निकलने से। अब सुनो इसका मैकेनिज्म। मेनली ये एक्ट करती है साइड सेकंड लूप ऑफ हेनले पे, इनहिबिट करती है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड आयन के को ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि साहब इनका जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से जब भी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कम होगा उसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ेगा और ये डायूरेटिक एक्शन जो है वो शो करेगी। यहां तक बात समझ में आई? अब ये जो ड्रग है यानी कि हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक जो कि लूप ऑफ हेनले पे वर्क कर रही है, ये साहब कौन कौन सी आयंस को बाहर निकालने का काम कर रही थी? मेनली किस किस का काम कर रही थी? ये सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन, ठीक है। तो मैंने बोला कि साहब ये नेट्री यूरेटिक है, साल यूरेटिक है, कैली यूरेटिक है और कैल्सी यूरेटिक भी है, यानी कि ये ज्यादातर आयंस का एक्सक्रीशन कर रही है। कैसे करती है ये सुनो। ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ साइड सेकंड, इसने साइड सेकंड पे इनहिबिट किया किस किस को? सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड आयन को, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जो सोडियम है वो पहुंचेगा साइड 4 के ऊपर, ठीक है। और जो साइड 4 है वो साहब क्या करते हैं? पोटेशियम स्पेयरिंग का काम करते हैं, यानी कि वो रिटेन कर लेते हैं सोडियम को और लॉस करते हैं पोटेशियम को, यानी कि पोटेशियम का ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा थ्रू दी यूरिन, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है वो कम रह जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। यहां तक बात समझ में आई? अब क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा था सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को, इस वजह से क्या होगा कि जो लेमाइना है अपनी, ठीक है, जो अपन पीसीटी डीसीटी की बात कर रहे थे, है ना। तो जो लूप ऑफ हेनले की जो लेमाइना होगी, जो एक तरह से मान लो वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैल्शियम का हो रहा था एक्सचेंज, ठीक है। अब जब ये इनहिबिट हुआ तो उसकी वजह से वो जो वोल्टेज गेटेड लेमाइना है वो ओपन नहीं हो पाया। जब वो ओपन नहीं हो पाया तो क्या हुआ? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन घटा, ठीक है। उसकी वजह से इंक्रीज लॉस हुआ कैल्शियम का और हाइपर कैल्सी यूरिया हो जाएगा। क्या होगा? हाइपर कैल्सी यूरिया, यानी कि यूरिन के थ्रू कैल्शियम जो वो ज्यादा बाहर निकलेगा। यहां तक बात समझ में आई?
अब सुनो ड्रग्स एंड डोजेस। तो फर्स्ट ड्रग आती है फ्यूरोसेमाइड, सेकंड ड्रग आती है टोरेसेमाइड एंड थर्ड ड्रग आती है ब्यूमेटानाइड। फ्यूरोसेमाइड की जो ड्रग आती है वो मार्केट में अवेलेबल है लेसिक्स के नाम से। अब ये कितनी देर में अपना काम शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसका ऑनसेट है, अगर आप आईवी रूट से दोगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर अपना एक्शन दिखा देगी। आईएम रूट से दोगे तो 10 से 20 मिनट के अंदर अपना एक्शन दिखाएगी, और ओरल रूट से दोगे तो 20 से 40 मिनट के अंदर अपना एक्शन दिखाएगी। अगर मैं बात करूँ कितनी देर तक ये काम करेगी, ठीक है, तो वो आता है ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि 3 से 6 घंटे तक काम करेगी। समझ में आया यहाँ तक? अगर मैं बात करूँ डोजेस की, तो ये 20 से 80 mg यूजुअल डोज टैबलेट में अवेलेबल है, जो कि आपको मॉर्निंग में देनी है, ठीक है। यूजुअली आपको कब देनी है? मॉर्निंग में देनी है। मॉर्निंग में ही क्यों देनी है, इवनिंग में क्यों नहीं देनी है? तो सुनो, अगर आप इवनिंग में दोगे यानी कि एट द बेड टाइम दोगे तो क्या होगा कि मेडिसिन एक्ट करेगी, डायूरेटिक एक्शन आएगा, उसकी वजह से उसको बार बार यूरिन आएगा और पेशेंट को सोने में दिक्कत आएगी, उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है, उसके अंदर बार बार यूरिन की दिक्कत आ जाए नाइट टाइम में, ठीक है, तो वो मान लो अचानक से उसने अपनी पोजीशन चेंज करी उठने के लिए कि साहब उसको यूरिनेशन के लिए जाना है, ठीक है, तो अचानक से बीपी कम होने की वजह से उसको हो सकता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि जब पेशेंट ने पोजीशन चेंज करी उसकी वजह से बीपी कम हो गया, तो पेशेंट क्या हो सकता है? फॉल डाउन भी हो सकता है। इसी वजह से उसको आराम से मॉर्निंग में दो, ताकि वो आराम से अपना वर्क कैरी आउट कर सके धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप टू 200 mg 6 आवर्स इन रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। ये तो मैंने यूजुअल डोज की बात करी थी कि साहब आप 20 से 80 mg तक दे सकते हो। अगर रीनल इनसफिशिएंसी यानी कि किडनी फेलियर वाली कंडीशन है, तो उसमें डोज जो होता है वो बढ़ जाता है इसका, और अप टू 200 mg तक आप इसको दे सकते हो, ठीक है। एक और कंडीशन आती है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा, उसके अंदर डोज रहेगा 40 to 60 mg। अवेलेबल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं कि ये साहब अगर टेबलेट है तो कितने mg में आती है, इंजेक्शन है तो कितना mg में आता है, ठीक है, उनका कितना डोज रहता है। तो टेबलेट साहब आपको 40 mg में मिल जाएगा। इंजेक्शन 20 mg पर 2 ml में मिलेगा, यानी कि अगर 4 ml का इंजेक्शन हुआ तो आपको 40 mg उसका डोज मिल जाएगा। 250 mg में हाई डोज का इंजेक्शन भी अवेलेबल आता है, ठीक है, उसको आपको एक्सपोज नहीं करना है लाइट के अंदर, ठीक है, क्योंकि साहब ये जो 2 ml वाला है ये तो आपको एंड टू एंड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो थोड़ा टाइम तक इन्फ्यूजन के थ्रू चलेगा, तो ध्यान रखना ये लाइट में एक्सपोज नहीं करना है आपको। अब जो नेक्स्ट ड्रग आती है हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक की, वो है टोरसेमाइड। इसका जो डोज आएगा वो आएगा 2.5 to 5 mg। अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए 5 to 20 mg पर डे रहेगा। अगर कोई एडिमा की कंडीशन यानी कि सूजन वाली दिक्कत है बॉडी के अंदर, तो अप टू 100 mg दिन में 2 बार इन रीनल इनसफिशिएंसी, ठीक है। इसका एग्जांपल आता है डाइटोर। डाइटोर के अंदर, टैबलेट डाइटोर के अंदर कौन सा कंटेंट आता है? टोरसेमाइड। नेक्स्ट ड्रग इसी क्लास के अंदर आती है ब्यूमेटानाइड। ये हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक की सबसे मोस्ट पोटेंट ड्रग है, यानी कि ये करेगी छोटा पैकेट एंड बड़ा धमाका। मतलब कि इसकी डोज रहेगी कम और एक्शन दिखेगा आपको ज़्यादा। तो इसकी अगर यूजुअल डोज की मैं बात करूं तो सबसे कम डोज देखने को मिलेगा आपका इसका, यानी कि 1 to 5 mg ओडी मॉर्निंग में आपको देनी है, ठीक है। अगर आप आईएम और आईवी रूट से इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो 2 to 4 mg में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मैक्सिमम आप इसको 15 mg पर डे तक दे सकते हो अगर रीनल फेलियर की कंडीशन है तो, ठीक है। कहाँ हम पिछली ड्रग के अंदर, पिछली जो ड्रग्स थी उनके अंदर 100 to 200 mg में दे रहे थे रीनल इनसफिशिएंसी के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मोस्ट पोटेंट ड्रग है इसी वजह से हम इसको मैक्स टू मैक्स 15 mg पर डे की डोज में देंगे अगर रीनल इनसफिशिएंसी का केस है तो, ठीक है। अब सुनो, अगर टेबलेट है तो 1 mg प्रिपरेशन में आपको मिल जाएगी। अगर इंजेक्शन है तो पर ml में कितना कंटेंट होगा उसका?
25 mg, ठीक है, यानी कि 4 ml के अंदर इसका 1 mg का डोज होगा इंजेक्शन के अंदर। समझ में आया यहाँ तक? जब भी पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन होगी तो उसमें हम प्रेफर करेंगे किसको? ब्यूटेनामाइड को। अब यूजेस सुनो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक के। जब भी एडिमेटस कंडीशन होगी, चाहे वो हेपेटिक रीजन से हो या फिर रीनल रीजन से हो या फिर कार्डियक रीजन से हो, ठीक है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने की वजह से, फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से एडिमा हो रहा हो, किसी भी कंडीशन की वजह से एडिमा हो, हम किसको प्रेफर करेंगे? हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक को। अगर मैं बात करूं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए, तो साहब अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड अच्छी तरह परफ्यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन इन द लंग्स टू देयर विल बी अ कंडीशन अराइज, ठीक है, डेट में लीड टू डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, और उसी को हम कहेंगे कार्डियक अस्थमा, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ रही है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा की वजह से, तो भी हम यूज लेंगे हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक का। यहां तक समझ में आया? थर्ड यूज आता है सेरिब्रल एडिमा। तो सेरिब्रल एडिमा के बारे में सुनना, अगर पेशेंट आया है आरटीए से, ठीक है, यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से या फिर फॉल इंजरी हुई है, ठीक है, उसके हेड में इंजरी लग गई थी, हेमरेज हुआ, जिसकी वजह से उसका जो वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ चुका है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? सेरिब्रल एडिमा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अकेला जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक है वो अकेला कारगर साबित नहीं होगा, तो इसी वजह से हम इसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक के साथ में देंगे, ताकि ऑस्मोटिक डायूरेटिक का जो इफेक्ट है वो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक साथ मिलके क्या करे? एनहेंस कर दे, बढ़ा दे। समझ में आया यहाँ तक? तो जो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक उसमें हम देंगे फ्यूरोसेमाइड, और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक उसमें हम देंगे मैनिटोल। ये मेन ड्रग है जो कि जब भी आईसीपी होता है, मतलब कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है पेशेंट के अंदर, तो हम देते हैं। समझ में आया यहाँ तक? आगे आती है कंडीशन हाइपरटेंशन। तो जब मैंने आपको हाइपरटेंशन पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन में एक्यूट कंडीशन आ चुकी है हाइपरटेंशन की और इमरजेंसी यूज लेना है आपको किसी ड्रग का, तो आप यूज ले सकते हैं हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक का, ठीक है। तो साहब आप हाइपरटेंशन के अंदर हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक का इन इमरजेंसी कंडीशन यूज ले सकते हैं, लेकिन ये जो डायूरेटिक की सेकंड क्लास है थायजाइड एंड थायजाइड लाइक, उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। अब ये थायजाइड लाइक इफेक्टिव कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं थायजाइड पढ़ाऊंगा आपको उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। अब अगर पेशेंट को मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ठीक है भाई, मान लो पेशेंट को क्या था? सीवियर एनीमिया था, ठीक है। अब आपने उसके क्या किया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, इंटरमिटेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहे हैं, तो क्या हो सकता है? कार्डियक लोड बढ़ सकता है, ठीक है, वस्कुलर लोड बढ़ सकता है। तो उसको वस्कुलर लोड को प्रिवेंट करने के लिए आप हाई डायूरेटिक्स का यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइपर कैल्सीमिया एंड रीनल कैल्शियम स्टोन्स का, ठीक है। तो बहुत सी डायूरेटिक्स जो मैंने अभी आपको बताई थी उसके एक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम का भी यूरिन एक्सक्रीशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई कंडीशन है जिसमें हाइपर कैल्सीमिया यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर आप कोई ऐसी डायूरेटिक का यूज करो जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, तो ब्लड के अंदर क्या होगा? कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया से रिलीफ मिल गया। दूसरी कंडीशन है रीनल कैल्शियम स्टोन। भाई रीनल के अंदर स्टोन हो चुके हैं और वो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? कि स्टोन कैल्शियम की वजह से। तो अगर कैल्शियम एक्सक्रीट आउट हो जाए यूरिन के थ्रू तो उससे भी रिलीफ मिल सकता है। दूसरी बात, यूरिन के थ्रू ही वो स्टोन बाहर निकल जाएगा। इसके साथ में एक ड्रग और यूज ली जाती है, ठीक है, डोट्रीन, है ना, जो कि स्पाज्म को कम करती है, रीनल स्टोन के टाइम में जो पेन होता है उसको कम करती है। तो आज का हमारा टॉपिक हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक यहीं फिनिश करते हैं। वापस मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे विद दी
मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक एंड दी वीक एफिशिएंसी डायूरेटिक। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।